के साथ करो सीज फायर, 50 दिनों के भीतर करो सीज फायर, समझौता करो 50 दिनों के भीतर, वरना 100% टैरिफ लगेगा। रूस से तेल खरीदने वालों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कहा अमेरिका ने कहा 50 दिन के भीतर समझौता करो, सीज फायर करो, नहीं तो रशिया पर और सख्त सैंक्शंस लगाए जाएंगे और उससे जो डील करेगा, खासतौर से तेल जो खरीदेगा रूस से, उस पर तो और उस पर रशिया के साथ साथ उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सवाल यह है कि अगर ट्रंप वाकई इतने चिंतित हैं तो फिर 50 दिन फिर क्यों देने के लिए तैयार हैं? 50 दिन। एयर मार्शल पी.के. श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर गौरव आर्य बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। 50 दिन तब तक तुमको जितना मारना है मार लो और मेरे को जितने हथियार बेचने मैं बेच लूं और उसके बाद सीज फायर को लेकर बात कर लेंगे। दिनेश, आपने बात को सही जगह पकड़ा। दिन जब दिए आते हैं इसका मतलब उस धमकी में दम नहीं है। किस बात का दिन? आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा था 1 दिन में बंद कर दूंगा, उसमें 6 महीने हो गए, अब 50 दिन और दे दिए। अपनी जो इलेक्शंस इनके आ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स होंगे, उसके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताते जा रहे हैं कि मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूं। अच्छा। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि पुतिन से सुबह बात करो, रात में मार देता है। तो ही सेज, अब इन्होंने हमको भी धमकाना शुरू कर दिया, तो मतलब जो तेल लेगा उसको भी पकड़ेंगे। तो हम लोग क्या करें? तो इसका मतलब है कि इतना सीरियसली मत लीजिए मुझे, और कोई जरूरत नहीं है। 50 दिन में कोशिश करके एक तरह से वंदना हो रही है पुतिन के सामने। ये एक तरह का गिड़गिड़ाना है कि भैया 50 दिन में जो करना है कर लो, उसके बाद तो शांति पा जाओ। नहीं, लेकिन मुझको लगता है ये 50 दिन, मुझको लगता है कल परसों के अंदर फिर कोई बड़ा हमला होने वाला है यूक्रेन में, क्योंकि जब जब ये कहते हैं 50 दिन, तब तक कुछ और, तब वो कुछ और बता दिया जाता है कि अच्छा बोलो अब क्या करोगे, फिर बोलो और ज्यादा एक्सटेंशन ले लेते हैं। मेजर गौरव आर्य इसको अपनी अंदाजे बयान जो उनका है उसमें बड़े अच्छे से बताते हैं और बस वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। 50 दिन क्यों? अगर आप वाकई इस बात को लेकर सीरियस हैं, अगर किसी कहीं पर आग लगी होती है तो आप कहते हैं 6 दिन बाद ये आग बुझा दी जाएगी। अरे अगर आप सीज फायर कराना चाहते हैं तो इमीडिएटली कराते हैं, 50 दिन के भीतर मान जाओ। पुतिन से कहा है, वरना तुम पे 100% टैरिफ लगेगा और तुमसे जो तेल खरीदेगा उसको तेल लेने भेज देंगे। अच्छा, एक और चीज दिनेश भाई मैं आपको बताता हूं, बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली है। शुरू में पुतिन ने बोला था मैं पूरी दुनिया के ऊपर X% टैरिफ लगा दूंगा, फिर कहता 90 दिन बाद लगाऊंगा। बोला था ना शुरू में, बोला 90 दिन बाद लगाऊंगा। अब पुतिन को यह कह रहा है कि तुम तो बात करते हो बड़ी प्यारी प्यारी यार, बड़ी मधुर बातें करते हो तुम फोन पे, और जैसे ही मैं फोन रखता हूं पता लगा कि 200 ड्रोन गए, 5 बैलिस्टिक मिसाइल गई, 3 क्रूज मिसाइल गई। ये क्या ड्रामा है? देखो तमीज से रहना वरना ठोक दूंगा तुम्हें, लेकिन 50 दिन के बाद। लेकिन 50 दिन के लेकिन 50 दिन, ये 50 दिन, वो 50 दिन, ये असल में ट्रंप की कही हुई बातें। अभी तक आप ये देखते थे विज्ञापनों में ये कही जाती हैं बहुत सारी बातें और उसमें स्टार लगाकर कर दिया जाता है नीचे कंडीशन सप्लाई। ये वाली बातें ट्रंप बोल के करते हैं, विज्ञापनों में नहीं। उनके बोलने में होता है 50 दिन बाद, वरना एक्सटेंशन और दे दूंगा। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को और हथियार देने वाला है अमेरिका। अब देखिए यहीं पर वो कैच है, अब समझिए 50 दिन क्यों। और ज्यादा हथियार देने वाला है अमेरिका। यूरोपीय देशों के जरिए यूक्रेन को मिलेगा वेपन, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइलें देगा। यूक्रेन के साथ साथ आम डील हो रही है और ये गेम चेंजर होगी, नेटो महासचिव कह रहे हैं। आपको एक बात पता है बड़ी खतरनाक सी बात है, या तो इन्होंने मीडिया को रिलीज करा है या ट्रंप ने कोई गेम खेला है बड़ा तगड़ा। लेकिन बात यह है कि ट्रंप जेलेंस्की से बात कर रहा है और यह कह रहा है कैन यू हिट मॉस्को। ये अभी मीडिया में आया, मैंने पढ़ा कि कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट इंटीरियर रशिया। आप क्या व्लादिवोस्टॉक मार सकते हो? आप क्या सेंट पीटर्सबर्ग मार सकते हो? मैं कर सकता हूं ऐसा। वो कहता है कि अगर ट्रंप साहब आप मुझे हथियार देंगे मैं मॉस्को को मार सकता हूं। तो उसने बोला ठीक है, वील टॉक अबाउट इट। ये देखिए ना, ये मैसेजिंग है ट्रंप की कि अब मॉस्को पे तो पहले भी अटैक हो चुका है, ड्रोन अटैक नहीं करा था मॉस्को पे, हुआ था जी। ही इज टोटली प्रिपेयर्ड। ये टैरिफ शेरिफ का ट्रंप मस्ट रियलाइज कि भैया अब इन तिलों में इतना तेल नहीं है, तुमने इतना टैरिफ की धमकी दे दी पूरी दुनिया को। अब दुनिया कहते हैं ठीक है यार, अब देख लेंगे जो होगा। लेकिन दिनेश एक चीज और देखने वाली है, जो चीज उन्होंने दी, पैट्रियट दी, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, इसमें से कोई भी अटैक सिस्टम है क्या? अटैक सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब डिफेंस, ये तो सारा डिफेंस है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मारते रहो, मैं इसको अपना सामान बेचता रहूंगा, ये मार खाता रहेगा लेकिन मेरा माल खरीदता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिससे तुम्हें मार पड़े। हेलमेट दे दी, मोटरसाइकिल नहीं दी उसको।
हेलमेट दे दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिया, और हेलमेट देने के बाद कहा है आप जिस पे जो मार सकते हो मारो, सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं है, बाइक राइडिंग के लिए। अब कुछ बरसाओ तो बरसाओ, इसका सिर नहीं फूटना चाहिए, हाथ पैर के लिए चलेगा हमको। सिर फूट जाएगा तो लेगा दोबारा कैसे? दोबारा कौन लेगा? हाँ। जिंदा रहे, मरने ना पाए, और जिंदा रहते रहते हथियार खरीदता जाए, ये है अमेरिकन फिलॉसफी। वरना 50 दिन के बाद सीज फायर की बात कौन करता है? यूक्रेन पर बड़े राजनीतिक उथल पुथल के संकेत। अगली खबर देखिए, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बन सकती हैं यूलिया स्विरडेंको, मौजूदा प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद की है इसकी सिफारिश। अब ये करके क्या हासिल हुई? ये सब क्यों हो रहा होगा वहां? ये देखिए, बीच में चेंज करता रहता है, इसने कई अपने जनरल्स भी चेंज करे, और अब इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेंज करके प्रधानमंत्री को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, डिफेंस मिनिस्टर को पानी का मंत्री बना दो, पानी के मंत्री को रेल का मंत्री, तो हो सकता है कि लोग बदल के, हो सकता है माहौल बदल जाए। अच्छा, जो गुस्सा है लोगों का कि तुमने पूरे यूक्रेन को खराब कर दिया, करा क्या? करा क्या? मैंने मंत्रिमंडल में फेर बदल कर दिया। एक और संदेश मिलता है, एक और संदेश है वैसे। जी। ये इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इसका मतलब क्या, अब ये पीस टॉक पर आने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद तो जरूर पड़ेगा ना। तो मतलब जब रुपए पैसे की समझ ज्यादा आने लगे, जो खाता बही का हिसाब ज्यादा रखे, वो युद्ध के बजाय, तो अब इनके पास खाता बही, लेकिन कोई दृष्टांत लड़ाई का नहीं बदला है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, राइट? नहीं, प्राइम मिनिस्टर करता ही है, डिफेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर तो मतलब नहीं है। लेकिन ये चेहरा इसलिए रखा है कि जो वहां पर थोड़ी उथल पुथल हो रही है, मैं भी कुछ लोगों से वहां मिला हूं, जानता हूं, वो ये कहते हैं कि वहां पर अब रेस्टलेसनेस आ रही है, मुझे कहते हैं फटीग आ रही है, वॉर फटीग बोलते हैं, ऊब आ रही है सिविलियंस में, फौजियों में, लोग मर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये हम लड़ किस रहे हैं? तो ये वैसी वाली बात है कि आप मंत्रिमंडल के चेहरे बदलो और एंटी इनकम्बेंसी से पार पालो वाला जो फॉर्मूला है वो शायद वहां तक पहुंच गया है, और वहां पर भी अब ये कुछ एक चेहरे बदलकर ये बताने में लगे हुए हैं जेलेंस्की की नहीं चिंता मत कीजिए, यहां तो मैं सब कुछ ठीक चला रहा हूं। एक्चुअली उनके लिए भी समस्या ये है कि अगर ये युद्ध रुका तो जेलेंस्की फिर अपनी कुर्सी पर रहेंगे नहीं। वायुसेना में शामिल होने को अस्त्र MK3 तैयार। अगली खबर देखिए, स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र MK3 मिसाइल का जल्द डेवलपमेंट ट्रायल होगा। अस्त्र MK3 को गांडीव नाम दिया गया है। वायुसेना के लिए ये गेम चेंजर होगा गांडीव। ये सर किन मायनों में क्या खास होगा, और ये हमारे लिए ये जो जुड़ जाते हैं ना साथ में चाइना और टर्की वाले पाकिस्तान के साथ, इनसे निपटने में कैसे मददगार होगा? अब इसमें एक खास बात, गांडीव प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें अस्त्रा Mark 1 भी है, Mark 2 भी है, Mark 3 भी है। अच्छा, Mark 3 की खास बात ये है कि ऑलमोस्ट ये मिटियोर जो वर्ल्ड क्लास सबसे अच्छी एयर टू एयर कॉम्बैट की मिसाइल मानी जाती है, उसके टक्कर में, मिटियोर के टक्कर में। अच्छा। उसमें खास बात क्या होती है, अब आपकी जरूर मन में आएगा कि PL-15 से थोड़ी इसकी कंपैरिजन होनी चाहिए जी। तो उसकी खास बात यह है कि एक होता है नो एस्केप जोन। अच्छा, जो भी BVR मिसाइल होती है उसकी नो एस्केप जोन होती है, वो जितना ज्यादा लंबा होगी उतना अच्छा मानता है। तो इसकी करीब 70 किलोमीटर की नो एस्केप जोन है। मतलब अगर इसके बीच भी कोई फंसा तो बचेगा नहीं। अंदर कोई जहाज आ गया और इसने मार दिया, अब कोई भी मैनोवर कर ले और अच्छा। कितना भी तेज भाग ले, अच्छा। चाहे स्टेल्थ हो चाहे अदरवाइज हो, ये पकड़ के मारी देगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कंपैरिजन हम सामने स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं, PL-15 के साथ ही कंपैरिजन क्यों सर? PL-15 के साथ क्योंकि वही इस क्लास की मिसाइल उनके पास है जो PL-17 है बड़े जहाजों के लिए, और पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है। सॉरी मैं चार्टर की बात कर रहा हूँ। गौरव ठीक हंसे, वो तो गिरी थी ना, वो तो पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, तो पाकिस्तान की किसी मिसाइल के साथ हम कंपेयर कर नहीं सकते। अब हमें कंपेयर करना है चाइना की मिसाइल के साथ। तो इसमें खास बात ये देखिए, उधर देखिए बड़े अच्छे से लिखा है, इसमें हमारे पास ECCM है, उनका ECCM नहीं है। ओके, तो ECCM नहीं है तो अगर हमने स्पूफ किया तो वो स्पूफ हो जाएगा। PL-15 जो हमने किया था जब खेतों मिली थी, उसको भटका दिया था। और दूसरी बात, ये ECCM क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। अच्छा, तो अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको भटकाने की कोशिश करें तो हमारा नहीं भटकेगा, उनका भटक जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली भटकाव से बचने वाला सिस्टम हमारी वाले में लगा हुआ है, PL-15 में नहीं लगा हुआ है। और उधर डेटा लिंक है, डेटा लिंक का मतलब आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, उधर लिंक है, डेटा लिंक है लास्ट तक PL-15 में। आखिर तक डेटा जो है घर छोड़ के आता है, इसके बीच में अगर डेटा को अपनी तरफ आप ले लीजिए तो उसको वो भी इलेक्ट्रॉनिक से हो सकता है। राइट। अब रही बात हमारा जो इंजन है वो Mark 3 का स्पेशली, अच्छा, वो रैमजेट टाइप है। अच्छा, वो क्या होता है, सॉलिड फ्यूल वाला है, तो उसमें लास्ट तक उतनी ताकत बनी रहती है।
इसमें नहीं है वो। अच्छा, तो इसकी ताकत कम होती जाती है। तो ये समझ लीजिए कि इसमें गांडीव क्यों कहा गया है। ये जो धनुष है इसमें कई तरह के तीर चढ़कर चलेंगे। वो मैक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इस तरीके से आपके जो अस्त्र है ये पाकिस्तान, टर्की और चाइना के लिए सिरदर्द होने वाली है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, अगली खबर, उनके समर्थकों से निपटने के लिए नई फोर्स बनाई गई है। नई पैरा मिलिट्री फोर्स का नाम फेडरल कांस्टेबुलरी रखा गया है। इमरान के समर्थकों से निपटेगी फेडरल कांस्टेबुलरी। आंतरिक सुरक्षा, दंगा कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी। एक आदमी के नाम का जिसको अंदर डाल रखा है, इतना खौफ। इमरान के, देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें 2-3 कारण हैं क्यों फोर्स बनाई गई है। इसका पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। आसिम मुनीर ने फोन करा, जरदारी को धमकी दी, जरदारी ने अंगूठा वहां पे लगाया कागज पे, और ये फोर्स बन गई। अब मैं आपको बताता हूं इसकी असली अंदर वाली स्टोरी। बात ये है कि अमेरिका के आ रहे हैं क्लोज। क्योंकि अमेरिका के क्लोज आ रहे हैं आसिम मुनीर, चाइना ने थोड़े से स्क्रू टाइट करे, इनकी चूड़ियां कसी हैं। अब इनकी चूड़ियां कसी हैं क्यों? क्योंकि 2 इन्फेंट्री डिवीजन, लगभग 20,000 लोग अलग से निकाल रखे थे कि तुम चीनियों की सुरक्षा में लगो और तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा में लगो। आज की तारीख में भाई साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो चुका है, राइट? अब इशू ये है कि आपको बचाया कैसे जाए, वहां पे इन सब चीजों को बचाया कैसे जाए। वहां पे रोज अटैक हो रहे हैं। आप जानते हैं ना बलोच क्या कर रहे हैं? बलोच ने मार मार के हलवा बना दिया इन लोगों का। अभी ऑपरेशन बम खत्म हुआ है कल परसों। तो इन्होंने ये फोर्स इसलिए बनाई है, इसमें डालेंगे एक्स सर्विसमैन, इसमें डालेंगे और लोग, और मिली जुली एक फोर्स होगी। और आर्मी की इज्जत बचाने के लिए आपको कोई चाहिए ना जिसकी बेइज्जती हो। तो पाकिस्तान फौज को हटाएंगे वहां से। अब ये होने वाला है, आप देख क्या लेना। पकड़ा गौरव, बहुत बढ़िया, क्या नुक्ता पकड़ा है। पाकिस्तान फौज की बेइज्जती बचाने के लिए अलग कर दिया। वाह, पाकिस्तान फौज की बेइज्जती बचाने के कितनी लिए बचाओगे तुम? किस पे ठीकरा फोड़ना, ठीकरा फोड़ने के लिए ये बना दिया गया है। और इसी बीच अगली खबर देखिए, मध्य पूर्व में एक और बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। सीरियाई सैन्य टैंकों को निशाना बनाया गया। रूस धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में इजराइल। अब यहां क्या हो सकता है? यहां पे देखिए, ये जो अहमद अल शरा है, ये अहमद अल शरा जो है, ये भाई जो था पहले इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का टेररिस्ट था। ठीक है। इसके ऊपर 10-15 मिलियन की बाउंटी थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला था कि जिंदा या मुर्दा इतने पैसे मिलेंगे। आज की तारीख में वही बंदा ट्रंप से हाथ मिला रहा है। वो जा रहा है, ट्रंप से मिल रहा है, साइडलाइंस ऑफ मल्टीलैटरल मीटिंग्स में वो जाके ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहा है। अब इशू ये है कि इजराइल की मजबूरी है। ईरान दोबारा अगर इस्तेमाल करता है जमीन और दोबारा आर्म करता है हिजबुल्लाह को और हमास को, तो बीच में आता है सीरिया। अगर इजराइल ने सीरिया की कमर नहीं तोड़ी और अगर इजराइल सीरिया को जाने देता है कि चलो हमारा अब कंट्रोल नहीं है, तो ये लोग इजराइल को ठोक देंगे। इसलिए इजराइल के लिए जरूरी है ये चीज। और दिनेश, जो ड्रूज की बात हो रही है, ड्रूज जो है इजरायली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी हैं। करेक्ट। ये वहां की बड़ी वो बफर के तरह रखते हैं। और उस एरिया को इन्होंने पहले भी, जैसे ही ये आए थे शारा, तो उनके आते ही उन्होंने पहले अटैक किया था। तो वो सारा एरिया कंट्रोल किया हुआ है। वो चाहते हैं वो बफर बना रहे और ड्रूज को ये हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि ड्रूज इनके फेवर में काम करते हैं। सर, लेकिन मैं ये सोचता हूं इजराइल का क्या मादा है। हाँ। उधर हमास के साथ, इधर हिजबुल्लाह हूती से तो निपट ही रहा है, उधर ईरान से अभी ताजा निपट के हटा है, और इधर सीरिया वालों को देखने लगा। ये कितना मादा है उसमें और कितने रिसोर्सेस, क्या वेल है उसकी। इसी कहते हैं प्रतिशोध, ये आपके प्रतिशोध की तरह है, गजब चलता रहेगा। ये प्रतिशोध इजराइल से सीखना चाहिए। इतना ये नक्शे में जैसा कहा जाता है कि आप ढूंढेंगे, जूम करके ऐसे निकालना पड़ेगा तब दिखाई देगा, लेकिन मादा देखिए। और दूसरे विश्व युद्ध को हमेशा याद रखे जापान। ये कौन कह रहा है? अगली खबर में देखिए। दूसरे विश्व युद्ध को हमेशा याद रखे जापान। चीन ने जापान को दी सीधी धमकी। फिलीपींस को लेकर चीन और जापान में अब टकराव की स्थिति बन गई है। फिलीपींस को जहाज दे रहा है जापान और इस चर्चा से नाराज है चीन। ये मतलब याद दिला रहा है कि जरा वो वाला तुम परमाणु बम वाली स्थिति याद रखो। पानी बहुत बह गया है, इसको भी मालूम होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, चूरन खिला रहा है चीन, गीदड़ भपकी है। ये कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद रखो। मैं चाइना को दिलाना चाहता हूं याद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की। और चाइनीज शायद भूल गए हैं कि जापान ने चीन के ऊपर राज करा। भूल गए हैं कि जिनको धमकियां दे रहे हो वो तुम्हारी छाती में उन लोगों ने कई दशकों तक मूंग दली है, तुम्हारे ऊपर राज करा है। तो एक बात क्लियर रखना। दूसरी चीज, चाइना का क्या लेना देना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? अरे भाई, उसके ऊपर एटम बम गिराया किसने? अमेरिका ने।
किसके बीच में लड़ाई हुई है पूरी की पूरी? रशिया वहां से आ रहा था, अमेरिका यहां से आ रहा था कि हड़प लेंगे जापान को, एक रेस लगी। तो उसके बीच में अमेरिका ने जो एटम बम मारे थे उसमें, फैटमैन और लिटिल बॉय, हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके 2-3 कारण थे। सबसे बड़ा कारण यह था कि भाई आपको पूरी लड़ाई को मैनेज करना और लड़ाई को खत्म करना है आपको, सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी चीज, अगर आप एटम बम नहीं मारते तो वहां पे सोवियत रूस की फौजें अंदर घुस जाती। उनको भी दिखाना था कि हमारे पास ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हुई। इसमें चाइना का क्या लेना देना? ये किसी और की चीज ना, किसी और का चूरन किसी और के नाम पे बिल फाड़ के बेच रहा है। नहीं बस दिनेश, एक बात देखिए, चाइना अपने आप तो पाकिस्तान को दे रहा है सब। भाई जापान ने दे दिया अपने पड़ोसियों, आपका क्या प्रॉब्लम? सही बात। इसका मतलब आप करें तो रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी बात है? ये वाली बात अब चलेगी नहीं। और दूसरे, अगर आपको रिवाइंड ही करना है तो दूसरों का कैरेक्टर ढीला अनाउंस करने से पहले अपने इतिहास में थोड़ा और पीछे जाइए, फिर पता चलेगा आपको जापान। लेकिन सर सवाल ये है कि हमेशा मूंग क्यों दली जाती है? अरहर और मसूर भी दल ली जाए कभी। अगली खबर देखिए, मधुमक्खियों की ट्रेनिंग हो रही है अब। ये बताइए, ये चमगादड़ नहीं छोड़ते ये। अब देखिए, ये तब जो जीव जंतु आपके दिमाग में आए वो सब खा जाते हैं ये। और अब इनकी ट्रेनिंग होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर बनाए जा रहे हैं। ब्रेन कंट्रोलर का वजन सिर्फ 74 मिलीग्राम। 10 में से 9 बार मधुमक्खी ने सही रिस्पॉन्स। इनके दिमाग में ब्रेन कंट्रोलर लगाए जाएंगे और उसके बाद वो जाएंगे और दुश्मनों पर अटैक करेंगे। इसमें एक चीज बता दूं, थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताइए ना सर। ये जो 20 का है क्यों सेलेक्ट? इनकी खास बात यह है कि इनका वजन करीब, जो वर्कर 20 होती है उसमें क्वीन भी होती है, वर्कर 20 होती है, उनका करीब 100 ग्राम के आसपास, 100 मिलीग्राम के आसपास होता है। अच्छा। और आप जो है 10 से कम मिलीग्राम की माइक्रोचिप लगा सकते हैं, आरएफ ट्रांसपॉन्डर लगा सकते हैं, और हर मक्खी जो है, मधुमक्खी, वो अपने वजन का आधा वजन लेके उड़ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, मधुमक्खियां जो है स्वार्म की तरह चलने के लिए नेचुरली ओरिएंटेड है। अच्छा। ये स्वार्म फॉर्म में जाती हैं और अपने झुंड में जाती हैं और अपने बी हाइव में लौट आती हैं। अच्छा। किलोमीटर वापस जाकर के लौट आती हैं। तो लौटने की प्रक्रिया नेचुरल है। और दूसरी बात डिनाइबिलिटी है। इनके ये जो लैवरोव ने किया था, कुत्तों को सिखाया था ना, इसी तरह इन्होंने, और खास बात मधुमक्खी की होती है कि वो किसी भी सूंघ में, उसको जो उसका जो महक 170 प्लस ओडो उसके अंदर ज्यादा होती है क्षमता 170 गुना ज्यादा तेजी से सूंघ सकती है मधुमक्खियां। वजन कम होता है इसलिए टीएनटी, केमिकल एक्सप्लोजिव्स सबको सूंघ सकती हैं। ओहो, ये उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। उनके अंदर स्निफिंग जो उनकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, वजन कम होता है, दर्शकों झुंड में जाती हैं। हाँ, शायद दर्शकों को बताते हैं, डरपा ये प्रोग्राम कर रहा है, उनको बोलते हैं इंसेक्ट अलाइज। ओ माय गॉड। और ये रशिया और इजराइल भी इससे घुसे हुए। अरे उपेंद्र अटवाल बैठे हुए पीसीआर में कह रहे हैं चीनी दरिंदे तैयार कर रहे हैं मौत के परिंदे। ये परिंदे नहीं है बाय द वे, ये भिनभिनाहट की आवाज आ रही है, मक्खी है। लेकिन सर ये तो हद हो गई, ये किस लेवल पे लेके जा रहे हैं? अच्छा, मुझे तो यही पता था कि मधुमक्खियों से शहद निकलता है। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं था। ये बताते हैं, ये बायो वारफेयर बोलते हैं। अब आप पूछेंगे हम कहाँ हैं इसमें? हम ये हैं कि हमने इनके डिफेंस की तैयारी की हुई है। अच्छा। लेकिन हमारे पास ऑफेंसिव वेपन नहीं है। ऑफेंसिव के नाम पे देश में, पूरी दुनिया में, चाइना वाले आपके सामने हैं, यूएस इन्वॉल्व है बहुत सालों से, रशिया है, इजराइल है। और हम क्या करते हैं, हमने डिफेंस का एक बनाया है, डिटेक्ट कर सकते हैं। हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको नहीं सर, अब तो इनसे नहीं, अब डिटेक्ट नहीं, अब इनके अटैक वाली तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यही सोच रहा हूँ, ये इन्होंने चमगादड़ पे उटपटांग प्रयोग किए, पूरी दुनिया को रिस्क में डाल दिया। अब ये मधुमक्खियों को पागल करके सुंघा के पता चला भेजा इन्होंने। अभी डरने की बात है कि जेनेटिक म्यूटेशन कर रहे हैं मक्खियों का, उनका ब्रेन एनहांस करने के लिए मधुमक्खियों का। अब उससे क्या हो जाएगा ये पता चला। ये म्यूटेशन के चक्कर में कोई मक्खी इतनी खतरनाक हो गई कि उसी से लेने के देने पड़ गए, प्राण बचाते घूमे दुनिया। ये तो इसको लेके ये टाइट करनी चाहिए इनकी चूड़ियां, चाइना वालों की। ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि चाइना की चूड़ी ना टाइट करके हम ये अपने आप से सवाल पूछें कि ये काम हम क्यों नहीं कर रहे। ऑफेंसिव हम बचा तो रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आप भी कोई कौए हुए ले आइए, कोई कबूतर वबूतर ले आइए, फेंकिए चीन के ऊपर, बढ़िया सा उसके ऊपर मिसाइल लगा के छोटी सी। देखिए जा रही है। दे आर, मैं मजाक नहीं, ऑन अ सीरियस नोट क्या हो रहा है दिनेश भाई, कि वेपनाइज करा जा रहा है हर चीज को। सोलर एनर्जी को वेपनाइज है, स्पेस को वेपनाइज है, जानवरों को वेपनाइज है, इंसेक्ट्स, सबको वेपनाइज करा जा रहा है। हमें भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया रुकने। सर ने अभी बताया ना, सर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, आप भी करिए। किसने रोका है आपको? हाँ, फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब कोई चारा नहीं है ना करने के अलावा। तो अब हम डिफेंस में क्यों रहे हैं? अब इसमें हमको अटैकिंग मोड में जाना पड़ेगा। एक बस इसमें सहूलियत है, ये कुछ किलोमीटर ही जा सकती है।
और तो हमारे कुछ नीचे हिमालय है तो थोड़ा सा। अच्छा, वो जो भगवान ने अपनी कुदरती दीवार बनाई हुई है वो तो हमारी रक्षक है ही, लेकिन फिर भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और अमेरिका और चीन के बीच में इस बीच खबर यह है कि तनाव बढ़ सकता है। पनामा नहर, अमेरिका का सैन्य अभ्यास यहां शुरू हो गया है। पनामा पुलिस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास हो रहा है। मिलिट्री ड्रिल में ब्लैक हॉक, चिनूक जैसे जो ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से शामिल है। पनामा नहर पर चीन के प्रभाव के अलर्ट के बाद अमेरिका ने यहां पर यह ड्रिल शुरू की है। नहर को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश के तहत कहा यह जा रहा है कि चाइना यहां काबिज होता जा रहा है। और ये देखिएगा आपको दक्षिण अमेरिका के ऊपर जो समुद्री रास्ता दिखाई देगा ना, सकरा सा, वो है पनामा नहर। और वहां पर अमेरिका की नाक के नीचे अगर चाइना ये कर रहा है उसके लिए बड़ी चिंता की बात। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भाई साहब पूरा पनामा के आसपास। अपने गोडाउन है, वेयर हाउसेज हैं, होटल्स हैं, छोटे छोटे टाउनशिप और शहर बसा दिए। वहां पे इतने चाइनीज हैं पनामा में। अब देखिए पनामा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप देखेंगे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाना है जहाज से, ऐसे वो कहां से जाएगा? वो कहां से जाएगा? मैक्सिको को फाड़ के तो नहीं जाएगा। इट नीड्स अ वाटरवे टू गो। वो वाटरवे क्या है? उस पर कंट्रोल कर रहा है आज की तारीख में चाइना काफी हद तक। चाइना ने पैसे दिए हैं, चाइना ने लोन्स दिए हैं, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर कराए। आज की तारीख में एक्चुअली ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना इनका गला घोट सकता। आप ये सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका समुद्री रास्ता इख्तियार करके अपने ईस्ट कोस्ट से अपने वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जा ही नहीं सकता अगर कल चाइना फैसला कर ले। इसलिए बहुत जरूरी है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये भाई। ये शक्ति तो प्रदर्शन। लेकिन ये 1914 में अमेरिका इतनी ने देर बनाया से था क्यों इसको। जागे ये? अमेरिका ने बनाया था उसको। और ये जो आपका अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन, दोनों को कनेक्ट करता है। तो तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है तो चाइना को इतना वहां स्थापित क्यों हो जाने दिया? अब यही बात है, लोग बाद में याद कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सब फैल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहां कहां पहुंच गए। और BRI इनिशिएटिव का भी पार्ट है जिसके हम हिस्सेदार नहीं बने। ये समझिए हमारी सरकार ने कितनी सोच दिखाई। BRI के पार्ट के लिए हमें बहुत उकसाया गया, बहुत फुसलाया गया, लेकिन हम क्यों नहीं पार्ट बने? अब ये BRI का भी इनिशिएटिव ऐसे बताया, सब बना दो होटल चेन, ये बना दो, अब आपकी प्रेजेंस हो गई। अब वो तो मुश्किल से कितनी है, 81 या 82 किलोमीटर की वो लेंथ है उसकी पनामा कैनाल की। अगर वहां चोक कर दिया आपने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आई थिंक रिक्लेम कर रही है यूएस उस चीज को। तो इसलिए जानिए, समझिए, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मधुमक्खी केवल शहद बनाने का जरिया होती हैं, पनामा कई लोगों के लिए सिगरेट का नाम होता है। जानिए, समझिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जेलिसमैन सेबर में 35,000 सैनिक शामिल। भारत समेत दुनिया के 19 देशों का युद्धाभ्यास। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है उससे चाइना चिंता में क्या होगा सर? चाइना तो चिंता में डाले हुए है देश को। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हो रही है, थोड़ा बहुत उसके कान में कोई जूं रेंगेगी क्या? रेंगेगी क्योंकि इंडो पैसिफिक पर अगर आपने कंट्रोल रखा, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं, ट्रंप साहब भी समझ जाएं कि हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडो पैसिफिक का कंट्रोल लूज करते हैं, इनका एक डॉक्ट्रिन है वैसे, अमेरिका का एक डॉक्ट्रिन, उसको मनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो आधा ग्लोब हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को अपना मानते हैं। अच्छा। इसमें मत आइए, आप दखल मत दीजिए। लेकिन अब समझ में आया कि अरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दक्षिण को छोड़ोगे तो पैर के नीचे से। ये तलिस्मान जो है ना, ये जो तिलिस्म आप सुनते हैं ना, ये वो नाम है तलिस्मान। तो ये चीन का तिलिस्म तोड़ने वाला होगा क्या? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ ऑकस। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑकस का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड एंड भारत इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस। लेकिन एटलीस्ट दी ऑकस इज अ ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म। क्वाड में कैपेबिलिटी है, लेकिन क्वाड खुल के नहीं बोलता कि वी आर एन एंटी चाइना प्लेटफॉर्म, ऐसा बोलता नहीं है। वैक्सीन बंधु, वैक्सीन मित्र, फलाना हम लोग ये। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सक पकाया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज होती है, इसमें देखिए भारत की प्रॉब्लम है चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम है चाइना के साथ। आप ये जो कह रहे हैं ना 17 देश कितने, ये जो आज की तारीख में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप निकाल लीजिए, इसमें से आधे ऐसे होंगे जिनकी चाइना के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये सब मिलके कर रहे हैं। और अगर आप मैप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऐसे ऊपर देखे तो ऊपर है चाइना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर चाइना की सुखपुकार है तो जैसा सर ने बोला कि हाँ उसके कारण होंगे पक्का। तो ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, हालांकि फर्क पड़ने के बावजूद वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर तनाव बढ़ाता और फैलाता रहता है। और यहाँ देखिए, इस सब के बावजूद महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। SCO की बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। जयशंकर ने जिनपिंग को सौंपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुप्त संदेश भी, और यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको ग्रीटिंग्स भी दी।
टेढ़ा है पर मेरा है, ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये आपको साध के भी तो चलना है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें दो बातें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, ये इन्होंने ट्वीट भी करा था और ये भी बोला था डॉक्टर जयशंकर ने कि सब लोग मिले थे तो मैं भी मिला। एससीओ के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर से, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है वहां पे, तो सब लोग मिले तो मैं भी मिला। लेकिन उनकी अलग से भी कुछ बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने ये पत्र दिया है मोदी जी का। पहली बात, मोदी जी के पत्र के बारे में उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन नहीं करा था जिस खास ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है, अब चीन अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि अब चीन को यह लग रहा है कि कॉमन एनिमी है वो है ट्रंप। ट्रंप इनकी चूड़ियां कस रहा है। अच्छा, भारत भी परेशान है सर ट्रंप से, भारत भी परेशान है। अब भारत परेशान है, चाइना भी परेशान है, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे का सर हम बाद में फोड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, ट्रंप से हम निपट लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट खतरा ट्रंप है। तो इसीलिए ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया भी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना भी अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि तू मेरा भाई है। नहीं, तू मेरा भाई है। ये सब देखिए, इनके बीच में भिड़ंत होने वाली है भाई साहब। मैं भारत और चीन के बारे में बात कर रहा हूं। इनके बीच में भिड़ंत होगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये होना है। लेकिन आज की तारीख में एवरीबॉडी सेइंग दैट ट्रंप इज द प्राइमरी थ्रेट। ये आदमी बिल्कुल हिला हुआ है ऊपर से, ये कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी, ये सवेरे उठ के बोलता है 500% टैरिफ। मतलब कोई उसकी मीटिंग होती है, भैया आप मीटिंग में डिसाइड करते हैं, ये कुछ नहीं उठ के ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, जो इसकी मर्जी होती है। कल बोलेगा 473%। अब आप उससे लॉजिक पूछो कि सर 473 का क्या लॉजिक है? कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी मर्जी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये इस वजह से फिलहाल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चल रहा है जी, लेकिन उधर उस भाई को क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान को ये तस्वीरें कैसी लग रही होंगी? देखिए, पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। सवाल बहुत बढ़िया आपका, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। पाकिस्तान कुरकुर करता है। पाकिस्तान के टेलीविजन पे इसके डिस्कशन हो रहे हैं, मैंने देखे एक दो, जो लोग यूट्यूब पे चंक्स डालते हैं काट के, वो मैंने देखे कि मैंने बोला यार पाकिस्तान क्या ये हो रहा है, क्या हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो बिल्कुल नुक्ता दो नुक्ते लगाते हैं पाकिस्तानी को। खतरा तो नहीं हमारे लिए। ओ भाई साहब, तुम्हारे लिए खतरा, तुम्हें तो मांगना है। तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें तो मांगना है। ये कह रहे हैं ये तो हाथ मिला रहे हैं, वो तो कटोरा मिलाना है, तो वहां कहां, मतलब देश में आप बताइए जिससे आप हाथ नहीं, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला सवाल जब आपके साथ होता है, तो उसी के साथ ये हो जाता है कि अब आप निर्वस्त्र हो गए हैं, अब दुनिया आपसे डरेगी आपकी निर्वस्त्रता की वजह से। बिल्कुल। ये इसी नोट पर अगली खबर यह है कि रूस को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान आया है। मैक्रों को भी लगा कि दुनिया भर में बयान दिए जा रहे हैं, मैं कहां हूं। मैक्रों का बड़ा बयान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में, उन्होंने कहा। सुनिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में है। मैक्रों ने कहा यूरोप की आजादी के लिए खतरा है रूस। और बेस्टिल डे से पहले फ्रांसीसी सैनिकों से मैक्रों का संवाद, और उसमें कहा गया दुनिया में इस समय खास तौर से यूरोप के लिए अगर कोई खतरा है, और उन्होंने यह भी कहा आगे कि खतरे के बगैर, खतरा दिखाए बगैर आजादी नहीं बचती। बिल्कुल, मतलब खतरा दिखाते रहना आवश्यक है, और इसलिए वो रूस का खतरा दिखा रहे हैं। एक और चीज, ये ट्रंप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनका 10-15 दिन पहले का ट्वीट निकालिए, क्या कहते हैं? खरीदो राफेल। ये यूरोप से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुमने अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, लेकिन क्या तुम ट्रंप पे विश्वास कर सकते हो? क्या तुम्हें ट्रंप पर भरोसा है? ट्रंप विश्वास के पात्र हैं ही नहीं। आप खरीदो राफेल, क्योंकि इट इज द ओनली कंट्री जो अकेले यूरोप में एक एयरक्राफ्ट, बाकी जो यूरो फाइटर है, यूरो फाइटर में 4-5 देश मिलकर बना रहे हैं। ये भाई अपना खुद का जहाज बना रहा है राफेल, जिसमें बाहर का कुछ नहीं, साफरान उसमें इंजन डाल रहा है। ही हैज ऑल द टेक्नोलॉजी। तो इसने अभी 2 हफ्ते पहले राफेल बेचा था ट्वीट करके, कि उसमें ऐसा दिखाया था कि एप्पल के फोन पे कॉलिंग आ रही है, राफेल कॉलिंग करके, तो प्रोटेक्टिंग योर फ्रीडम करके ये सब। अच्छा। तो हाँ, ये कर रहा है। कॉनर ने एक बहुत अच्छी बात कही। फ्रांस ही एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसके पास अपना जहाज है, अपना इंजन है, और अपना मिसाइल है। एमबीडीए भी उनका है, सफरान भी उनका है, दसों भी उनका है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पावरफुल है। और जहां तक ये बात आ रही है, अगर सीरियस नोट पे रशिया ने हमेशा रिएक्शनरी, बिल्कुल, रशिया ने कब खतरा, रशिया कब यूरोप के लिए खतरा बना, और रशिया का वर्ल्ड वॉर 2 में 27 मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे। अब बताइए, 27 मिलियन। उसके बाद ये कहा जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, रूस की साम्राज्यवादी नीतियां हैं, साइबर हाइब्रिड युद्ध का जमाना है, यूरोप की आत्मनिर्भरता पर फोकस करना होगा, परमाणु रणनीति बनानी होगी। ये इतना ज्यादा रूस का डर दिखाया गया, क्या ये वाकई रिवर्बरेट कर रहा होगा? बाकी कंट्रीज वैसे ही रिलेट कर रही हैं। निकल गया, जब तक डर नहीं दिखाएंगे आजादी नहीं रहेगी।